बहुत बड़ा शोरगुल मचाते हैं, सिर पर उठा लेते हैं चारों तरफ से, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, जैसे कोई बहुत बड़ा कुछ हो गया है, कोई बहुत बड़ी कुंजी मिल गई इनको। जैसे अपन देखते हैं आदिवासियों में सामान्यतः जिनमें ज़्यादा आर्थिक स्थिति नीचे होती है वो ज़्यादा बच्चे के जन्म पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नींद ही नहीं आती, पूरी रात बच्चा पैदा हो गया बस। तो गरीब आदमी उल्टे बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहा है, वो सोचता है ये, क्योंकि उसके पास उत्पादन एकमात्र यही उत्पादन दिखता है उनको, और वो देखते हैं विकास हो रहा है मेरा। तो ये जो ज़्यादा बच्चे, और गरीब के जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक हो गई उनको बच्चा पैदा करने में डर लग रहा है। एक बच्चा, दूसरा बच्चा पैदा होते ही उसको लगता है कि मेरी जो संपत्ति है वो आधी हो जाएगी, बंटवारा हो जाएगा, और तीसरा होते ही और छोटा बंटवारा हो जाएगा। इसलिए जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है वो बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, वो थोड़े ठीक हो रहे हैं इस मामले में। पर जिनकी कमज़ोर है, अब गरीब के क्या, गरीबी का बंटवारा हो जाएगा, पहले बड़ी गरीबी थी, छोटी गरीबियां हो जाएगी। और तो गरीब इस बात की चिंता करता नहीं, परंतु देश के हिसाब से अगर सोचें तो बहुत ही देश के लिए नुकसानदेह है, देश के अहित में है, इस देश का बहुत बड़ा हित है, मनुष्य जाति का हित है। अगर मनुष्य जाति ज़्यादा बढ़ती है तो जनसंख्या का बढ़ना एक परिवार का, एक राष्ट्र का, एक देश का, एक नगर का नहीं, पूरी मनुष्य जाति के लिए घातक हो सकता है। जन्म लेने से कभी मनुष्य जाति बढ़ी, पैदा होने से बढ़ी, परंतु अब ज़्यादा पैदा होना इसको नष्ट करने का कारण बन सकता है। जैसे आपने सुना है कि ऐसी ऐसी प्रजातियां हुई है इस जमीन पर, ऐसे ऐसे जीव, कहते हैं कि ये जमीन डायनासोरों से अटी पड़ी थी, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं रहा। क्यों मर गए वो? उनको कोई मार नहीं सकते थे, तो बहुत मजबूत थे, सब थे, परंतु उनकी खुद की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहा और वो पूरी प्रजाति खत्म हो गई। अगर ज़्यादा जनसंख्या आदमी, मनुष्य जाति को भी नष्ट कर सकती है। ये कोई वैसे देखे तो कोई आर्थिक समस्या नहीं है, आर्थिक स्थितियां चेंज हो जाएगी। खाने पीने की पुराने ज़माने में दिया था, खाएंगे क्या, आजकल खाने की कोई समस्या नहीं हो सकती। खाने के लिए बहुत ज़्यादा अनाज भी बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, बाकी मांसाहार का एक अलग विकल्प है। इसके अलावा अगर हम देखें तो समुद्रों में पता नहीं कितना खाने को भोजन उपलब्ध है। जब इतनी बड़ी बड़ी व्हेल मछलियाँ को पोषण मिलता है तो हम समुद्रों में अगर शोधन करें तो समुद्रों में भोजन मिलता है। हो सकता है कल को कोई वैज्ञानिक ऐसे आविष्कार कर ले, कोई टेबलेट बना दे और उस टेबलेट के जरिए भोजन दे दें, तो ये भोजन समस्या नहीं है इतनी बड़ी। सबसे बड़ी समस्या है लिविंग स्पेस, आदमी के रहने की जगह अगर पर्याप्त नहीं है तो आदमी विक्षिप्त हो सकता है, मानसिक रूप से चिड़चिड़ा हो सकता है, दुखी हो सकता है, तनाव में हो सकता है। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, अकेला बैठा हूँ, आराम से कर लेता हूँ। मैं 4 आदमियों से घिरा हूँ, क्या मैं कोई ढंग की बात कर सका हूँ? ऐसे ही अगर मेरे सामने 4 आदमी बैठे हों या 4 आदमियों के बीच में बैठ करके मैं कोई कविता लिख सकता हूँ, कोई कहानी लिख सकता हूँ, कोई नया आविष्कार, कोई विज्ञान का आविष्कार। मतलब जितने ज़्यादा आदमियों का बोझ होगा, आदमी चिंतन करने में कमज़ोर पड़ जाएगा और मानसिक रूप से तनाव में रहेगा, विक्षिप्त होगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। अपन ने देखा है कि जंगल के जानवर मस्त घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेट जाते हैं, परंतु चिड़ियाघर का जानवर चिड़चिड़ा हो जाता है। तो क्योंकि लिविंग स्पेस उसका छोटा हो गया, दायरा छोटा हो गया। एक शेर है, इतनी सी जगह पे रह रहा है, जबकि जंगल में तो पूरा विचरण करता है। तो उसको लिविंग स्पेस, आदमी के रहने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए। खाना पीना से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है लिविंग स्पेस। अगर ज़्यादा होगी तो मानसिक रूप से वो विकसित नहीं होगा, तनाव नहीं होगा। आज बहुत बड़े बड़े शहरों में लोग पूरे दिन लोगों से घिरे रहते हैं और इसलिए नींद की गोलियां लेकर के नींद लेनी पड़ती है। विक्षिप्तता बढ़ती जा रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है, मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही है।
तो ये आदमी जाति के लिए घातक हो सकती है पूरी तरह से। तो मैं तो विशेष रूप से जो बात करना चाहता था वो थी कि हमारे देश की राष्ट्रीय समस्या है परिवार नियोजन, और इसके बावजूद कुछ लोग इसके खिलाफ वक्तव्य देते हैं और उन पर कोई सरकार कभी कार्रवाई नहीं करती। बहुत बड़ी चिंता का विषय है इस देश के लिए। जब सबसे प्रमुख राष्ट्रीय समस्या के खिलाफ कोई वक्तव्य देता है, चाहे वो कितना ही बड़ा धर्मगुरु क्यों ना हो, कितना ही बड़ा, उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, कोई अनुशासन होना चाहिए देश का कि भाई राष्ट्रीय समस्या। अभी मैं चीन के पक्ष में बोलूँ यहाँ पे बैठ के तो कार्रवाई नहीं होगी, ये देशद्रोह है। अगर देश को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि अगर कोई करता है तो ये देशद्रोह है सीधा सीधा। जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं, जनसंख्या बढ़ाने के लिए लोगों को उकसाते हैं, तरह तरह की बातें फैलाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करते हैं जनसंख्या बढ़ाने के नाम पर और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और इन धर्मगुरुओं का और सांप्रदायिक तत्वों का तो धंधा ही यही है। और राजनेता भी लगभग ठीक है, वो एक जनसंख्या वृद्धि पर कोई व्याख्यान दे या परिवार नियोजन पर कुछ बोलना हो वहाँ पर अनुशासित बोलते हैं, बाकी तो पता नहीं कैसे कैसे वक्तव्य देते रहते हैं। अभी पिछले वर्ष राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने काफ़ी अच्छा वक्तव्य दिया। वास्तव में ऐसे वक्तव्य राजनेताओं की तरफ से आने चाहिए कि अब हम दो हमारे दो पर मामला गड़बड़ हो जाएगा, हम दो हमारे एक पर आना पड़ेगा अब हमको, क्योंकि जनसंख्या तेज गति से बढ़ती जा रही है। तो मेरी दृष्टि में ऐसे धर्मगुरु और राजनेता देशद्रोही है जो देश की प्रमुख समस्या के खिलाफ बोलते हैं, देश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम परिवार नियोजन को हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकारों को करनी चाहिए। सरकार अभी भी इंदिरा गांधी के जाने के बाद में भी परिवार नियोजन कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है इस देश का, चल रहा है, परंतु वो वैसी गति से चल रहा है, मरा मराया सा चल रहा है। वो उसके लिए कोई न तो कोई बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, न कोई गोष्ठियाँ की जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ चिकित्सा विभाग के लोग थोड़ा बहुत कुछ अपनी वो करते हैं कार्रवाई, बाकी कुछ और नहीं। वो भी ज़्यादातर तो डाटा तैयार कर रहे हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम के हिसाब से काम बिल्कुल कम हो रहा है। और अगर इस प्रकार ये स्थिति रही तो इस देश की स्थिति, अपन देखते हैं चाइना हमसे काफ़ी बड़ा है अब क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर भी उसने जनसंख्या को एकदम रोक सा रखा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे इस देश के राजनेताओं की इच्छा शक्ति का अभाव है। इंदिरा गांधी की जो हार हुई उसके बाद एक भी राजनेता की हिम्मत नहीं हो रही है कि इस देश की इस प्रमुख समस्या के प्रति जनता को जागरूक किया जाए, इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और परिवार को नियोजित किया जाए। अपन देखते हैं आज डॉक्टर जाता है, ये जो धर्मगुरु है ना, चाहे वो हिंदुओं के हो चाहे मुसलमानों के हो, जिनके भी हो, वो सभी के सभी गलत रूप से बातें कर रहे हैं। एक दूसरे को कहते हैं वो जाति वाले करवाते नहीं है, तुम अकेले ही करवाते हो, वो संप्रदाय वाले उस धर्म वाले मुसलमान करवाते नहीं है, ईसाई नहीं करवाते हैं। वो वहाँ जाकर के वहाँ का मौलवी कहता है हिंदुओं ने बिल्कुल बंद कर दिया, उनके बड़े बड़े महात्मा कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। अब महात्माओं का धंधा है, ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे तो इनके ज़्यादा हाथाजोड़ी करने वाले मिल जाएंगे इनको। ये महात्माओं के तो बिजनेस है, बाकी इनको चिंता नहीं है। ये आजकल कोई जनसंख्या बढ़ने से कोई कबीला मजबूत नहीं होता, कोई संप्रदाय, कोई वर्ग मजबूत नहीं होता है। वो जमाना था जब जनसंख्या वृद्धि के साथ ताकत। आज छोटे छोटे देश जिनकी अगर जनसंख्या देखें तो राजस्थान भारत के जिलों के बराबर जनसंख्या उन देशों की, परंतु वो गुड़की देते हैं तो हमारे देशों को झुकना पड़ता है उनके सामने। हम उनके सामने दूम मिलाते घूमते हैं, वो महाशक्तियाँ कहलाती है, और हमारी क्या हालत है।
और अगर इसी प्रकार जनसंख्या बढ़ती गई तो हम मान सकते कभी नहीं होंगे। और दरवाजा क्यों खोलो भाई? अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य कि ताकत जो है जनसंख्या की वृद्धि से ताकत कमजोर होती है, शक्ति कमजोर होती है देश की। जनसंख्या के बढ़ने से देश की शक्ति मजबूत होगी ऐसा नहीं है, अब नियम बदल गए। तो ये बात तय है, हमारे शुरू से ही इसके लिए योजना बनी कि जनसंख्या को हम नियंत्रित करें, नियोजित करें। परंतु धर्मगुरु इसके सबसे बड़े रोड़ा है। वो जा करके लोगों को उकसाते हैं दूसरे तरीके से, जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। परिवार नियोजन जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाने वाले वक्तव्य देते हैं, और राजनेता उनके चारों ओर आताजोड़ी करते घूमते हैं। ये नहीं कहते भैया अरेस्ट करेंगे आपको। ये क्या कर रहे हो आप? इस देश के राष्ट्रीय कार्यक्रम को नुकसान पहुंचा रहे हो, इस देश को जनसंख्या वृद्धि की तरफ धकेल रहे हो, देशद्रोह का काम कर रहे हो। परंतु ये राजनेता उनको कुछ नहीं कहना चाहते। ये जाके कहते हैं अल्लाह देता है, भगवान देता है बच्चे, गॉड देता है। भगवान अगर बच्चे पैदा करता है तो तुम बंद क्यों करते हो? ये जाके सिखाते हैं लोगों को। भगवान दे रहा है बच्चा, बंद करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ईश्वर के मार्ग में बाधा मत बनो। ये भगवान का कार्य है बच्चे पैदा करना, तो तुम बाधा क्यों बन रहे हो? भैया भगवान का कार्य तो शुरू से आदिकाल से है, परंतु मृत्यु दर भी एक साथ साथ चलती थी। हम जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको पता है। और जैसे पहले आप भी अगर अपनी दादी परदादी किसी को पूछोगे तो पता लगेगा कि उनके 10-10, 12-12 संतानें पैदा हुई थी, 15-15 संतानें पैदा हुई, उनमें से ज़्यादातर मर गई। कईयों के तो 10-12 हुई, 10-12 पूरी ख़त्म हो गई। कईयों के 2 बच गई, कई के 5 बच गई, कई के 1 बची। इस प्रकार तो इतनी मृत्यु दर ज़्यादा थी कि वो ज़्यादातर संतानें मर जाती थी। परंतु चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा पद्धतियाँ आई और छोटे बच्चों की मृत्यु दर बिल्कुल घट गई और बड़े वालों की भी कम हो गई। आदमी की औसत आयु में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। ये कारण है। अब जो जनसंख्या अभी परिवार नियोजन काफ़ी चला, पर एक तो औसत आयु बढ़ रही है, तो इसकी वजह से भी जनसंख्या बढ़ रही है। चलो औसत आयु बढ़नी चाहिए, ये गलत नहीं है, परंतु जन्म दर मृत्यु दर के बराबर आनी चाहिए। मृत्यु दर जितनी घटती है वहीं जन्म दर आ जानी चाहिए, और उससे कम हो तो और भी बेहतर है। हमारी जन्म दर देश आज़ाद हुआ तब 1000 के पीछे 40 से ऊपर थी, मृत्यु दर भी 40 से ऊपर थी। कोई बढ़ने का कोई दुख नहीं था, जन्मते थे मर जाते थे, सब सही था, एकदम संतुलित चल रहा था, भगवान अपना काम कर रहा था। परंतु डॉक्टर आए, इलाज चला, चिकित्सा व्यवस्थाएं हुई, मृत्यु दर कम होती गई। मृत्यु दर कम होती गई तो एकदम देश, जो देश 33 करोड़ 36 करोड़ था आज़ादी के समय, एकदम से 54 करोड़ 68 करोड़, और इस प्रकार हर 10 वर्ष में बढ़ता गया बढ़ता गया। चिंता हुई देश के नेताओं को जो चलाते थे, और उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम किए कि भाई ये जो है जन्म दर भी कंट्रोल की जाए मृत्यु दर के साथ साथ। यही जिम्मा डॉक्टरों को सौंप दिया कि तुम लोग जाओ और जन्म दरों को कंट्रोल करो। तो डॉक्टरों ने जाके लोगों को समझाया भैया बच्चे पैदा मत करो, कि बच्चे तो भगवान पैदा करते हैं। और तो भगवान, जब बुखार भगवान पैदा करता है, तुम इंजेक्शन क्यों लगवाते हो? भगवान जब बीमारी लाता है तो तुम फिर इलाज क्यों खोज रहे हो? ये तो भगवान को बेइज्जती कर रहे हो, भगवान की सीधी सीधी। भगवान ने जब बीमारी लाया है, बीमारी भगवान के बिना तो आती नहीं, पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो भगवान की तरफ से जो बीमारी आई है उसका स्वागत करो। फिर
पूरे भगवान के भरोसे हो जाओ, प्रकृति के भरोसे हो जाओ। और अन्यथा अगर बीमारी को आपने कम कर दिया है, बीमारी को रोका है, कुपोषण को रोका है, बच्चों को मजबूत किया है, उम्र बढ़ाई है, उनकी आयु बढ़ाई है आदमी की, तो जन्म दर भी कंट्रोल की जानी चाहिए। जब तुम दवाई लेते हो, इलाज करवाते हो, भगवान को अंगूठा दिखा देते हो कि मार ले, मैं तो इंजेक्शन लगवा लूँगा, तूने बुखार किया, तूने मेरी बीमारी की, मलेरिया किया, मेरे पास ये क्लोरोक्विन पड़ी है, ये खा लूँगा। मलेरिया भगवान बेचारा क्या करे, मार नहीं पाता। उस समय तो तुम भगवान को कहते हो मैं नहीं मारा जाऊँगा तेरे से। और अब जब डॉक्टर कहता है कि बच्चे पैदा करना बंद कर रहा, तब तुम कहते हो नहीं ये तो भगवान की देन है। बीमारी भी भगवान की देन है। भगवान की देन पर निर्भर होना तो दोनों तरफ से होना है, और अन्यथा भगवान के किसी काम को आपने रोका है तो दूसरे काम को भी उसी लिमिट में लाना पड़ेगा, उसी सीमा में लाना पड़ेगा। अन्यथा जनसंख्या जो वृद्धि है, जो निरंतर वृद्धि हो रही है, निरंतर वृद्धि क्या करेगी आखिर? इस देश की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण, ये देश अब तक काफ़ी ऊंचा उड़ सकता था परंतु नहीं उठ पा रहा है। यहाँ काफ़ी टैलेंट हो गए, कई यहाँ अभी भी अस्पताल छोटे पड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी छोटी पड़ रही है, स्कूल छोटी पड़ रही है, आवास नहीं मिल रहे हैं। देश के बहुत सारे काम अटके हुए इस जनसंख्या वृद्धि की वजह से। कुपोषण के शिकार हैं, उनमें टैलेंट विकसित करना है, कौशल विकसित करना है, वो सारे जितने तरह के हम कर सकते हैं, जितने आदमी को जितना विकसित कर सकते हैं, जितने ऊंचा उठा सकते हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? कि हमारे संसाधन रोज छोटे पड़ते जाते हैं। बहुत ज़्यादा आ रहा है विकास बार से, फिर भी हम जनसंख्या इस तेज़ी से बढ़ा लेते हैं कि हम वो भी नहीं कर, नहीं तो वो मजबूती नहीं। दूसरी मानसिक रूप से मानसिक बीमारियां, जो जो जनसंख्या बढ़ी है मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। और विशेषकर हम लोग गाँवों के लोग हैं, या ज़्यादातर मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, तो गाँवों के लोगों को मानसिकता बदलनी पड़ेगी, स्त्रियों की और पुराने आदमियों की। कुछ तो नए लोग भी, मैंने कुछ नए बच्चों का मैं देख रहा हूँ रोज़, इसमें आता है फेसबुक पे, मैं बाप बन गया, मैं बाप बन गया, कूचल कूद मचाते हैं बहुत ज़्यादा। धन्य हो भाई, बन गए आप, बाप बन गए। कोई कहता मैं ये बन गया, मैं ये बन गया, जैसे कोई बहुत बड़े आयाम को छू लिया इन्होंने। आपके बच्चा पैदा हुआ है, उसको कुपोषित मत होने देना, उसका इलाज करना, उसमें कौशल विकसित करना, उसको शिक्षित करना, ये सारी जिम्मेवारियां हो गई अब आपके सामने। क्या बाप बन गया, बाप बनकर के कूदने लग गए? ये सारी जिम्मेदारियां निभाने का एक दायित्व बड़ा है, उस दायित्व को निभाने का संकल्प लेना है। और उस हिसाब से कोरा बाप बनकर उछलने कूदने लग जाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा कुछ कर लिया मैंने, इसी एकमात्र उत्पादन के रूप से देखते हैं। तो स्त्रियों की तो दशा, इसमें स्त्रियों की एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे ही शादी हुई, प्रत्येक स्त्री को एक चिंता सताने लगती है कि बच्चा कब होगा। ये बूढ़ी बुजुर्ग नहीं वालों, क्यों? एक और समस्या है, बच्चा अगर पैदा नहीं होता है तो आस पड़ोस के, मोहल्ले के, परिवार के ज़्यादा समय तक, हालांकि स्पेस भी रखती है, बीच में अंतराल रखती है, शुरू में नहीं भी चाहती है, परंतु एक डर प्रत्येक लड़की को, प्रत्येक युवती को है कि अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो इस घर में मेरी हालत खराब होगी, मेरी स्थिति दयनीय रहेगी। जो भी देगा, अभी तेरे बच्चा ही नहीं हुआ, अभी तेरे, मतलब उसको इतना अपराध बोध से भर देते हैं। वो किसी से भी मिलती है, अभी नहीं हुआ, मतलब उसको, फिर वो बेचारी पता नहीं कितनी तरह के प्रयास करती है बच्चा पैदा करने के लिए। कहाँ ज़रूरत है बच्चा पैदा करने की? बच्चे बहुत हैं, ये सभी हमारे ही बच्चे हैं। बच्चा पैदा करने के लिए जीवन को संकट में डाल देती है कई महिलाएं, क्योंकि उनको पता है कि गृहस्थी जमेगी नहीं, बच्चा पैदा नहीं हुआ तो। बच्चे पैदा करने की मशीन समझ लिया है औरतों को। ये धारणा, ये मानसिकता इस देश के लोगों से निकलने में, बहुत ज़्यादा ऐसी औरतों से मिला हूँ जिनके बच्चा नहीं है।
कोई कुछ ने कुत्ते पाल रखे हैं, कुछ ने और है, कुछ दूसरे बच्चे इधर उधर ला करके काम चला रही है, पता नहीं कितनी उनको। फिर भी अड़ोस पड़ोस में सब कहते हैं इनके बच्चा नहीं है, इसके अभी भी बच्चा नहीं है। गांव जाती है और कहीं जाती है, इधर उधर रिश्तेदारी में जाती है, अभी बच्चा नहीं हुआ। उसको कोई टिकने नहीं, खाना पीना नहीं पचने देते, उसका हालत ख़राब करते थे। ये जो है, और कुछ को तो कई तरीक़ों से बच्चा पैदा करवाने पड़ते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये मानसिकता, इसमें बदलाव बहुत ज़रूरी है कि इन स्त्रियों के साथ ये जो हर स्त्री को बच्चा पैदा करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। हाँ, जिनके हो रहे हैं उनके बच्चों को पोषण हो, उनको कुछ है, और उनकी भी तो लिमिट तो हमें एक या दो के आसपास रखनी है। एक हो तो और भी अच्छा, प्रयास ये होना चाहिए। तो मैंने अपनी वार्ता वैसे रख दी, मैं इतने ही पॉइंट देख पाया था। आप में से हाँ, जन्म लेते ही फेसबुक फोटो, हाँ, तो अब मैं इन पर कोई कमेंट आए हैं तो उन पर बात कर लेता हूँ। हाँ, सभी को मेरा राम राम, प्रणाम, नमस्कार। हाँ, देखो चेनाराम जी सीर भी है, माट साहब जी बोलते हैं बढ़ती जनसंख्या अभिशाप है या वरदान है। हाँ, कभी वरदान थे, वरदान देते थे ना, ये ऋषि मुनियों का यही काम था, बच्चे पैदा करने का ही। ये बच्चा पैदा करने के डॉक्टर थे एक तरह से, तो ये वरदान ही देते थे। बच्चे वरदान, हमारे शास्त्रों में सारा लिखा हुआ है, वरदान से बच्चे पैदा होते थे, वरदान दिया करते थे। परंतु एक सीमा तक वरदान होता है, कोई भी चीज सीमा से ज़्यादा जब हो जाता है, जब अभी जनाधिक्य समस्या है, जनसंख्या की कमी कोई समस्या नहीं है, जनसंख्या पहले से ही ज़्यादा है। तो आज के समय में ये वरदान नहीं, वरदान था, आज भी वरदान है जहाँ पर नहीं है बच्चे, परंतु हमारे यहाँ की स्थिति ऐसी नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि हो। हम खतरे के निशान से बहुत आगे निकल गए हैं। ये मानसिक बीमारियां जो इतनी ज़्यादा हो रही है, वो इस बात के संकेत हैं कि जनसंख्या वृद्धि के खतरे का निशान बहुत पीछे छूट गया है, और वहाँ तक पहुँचना तो बड़ा मुश्किल। हम और भी खतरे में जाते जा रहे हैं, जैसे कोई नदी तटबंध तोड़ने लग जाती है चारों ओर से। ये स्थिति हमारे देश की। इसलिए चेनाराम जी सर, जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या अब वरदान नहीं है, अब बहुत बड़ा अभिशाप है, और इस देश की तो प्रमुख राष्ट्रीय समस्या है। हाँ, हनु नागौरी जी, हनु जी क्या है कि ये चिकित्सा विभाग के आदमी हैं। अगर परिवार नियोजन सही काम करेगा तो इनकी दुकानें कैसे चलेगी। हाँ, ये बाबा लोग हैं ना, मुल्ले, मौलवी, धर्मगुरु। एक तो हमारे यहाँ पहले रामसुखदास नाम करके कोई बाबा था, उसका तो पूरा ही धंधा यही था, बच्चे पैदा करवाने। औरतों से घृणा करता था, नसबंदी की हुई औरतों से। तो ऐसे लोगों ने बहुत नुकसान है। जो जो लोग उनके अनुयायी थे, उन घरों में मैं देखता हूँ दया आती है, 10-10, 15-15 बच्चे पैदा कर लिए, क्योंकि उसने कह दिया कि तो भगवान देता है बच्चे। और उसने हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा नुकसान किया। उन घरों को मैं अच्छी तरह से अलग अलग आइडेंटिटी, कभी भी मैं कहीं जाता हूँ और मुझे ज़्यादा बच्चे दिखाई देते हैं तो मैं चर्चा करता हूँ, पता लग जाता है कि रामसुखदास को मानने वाले लोग हैं। और उसने बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे इलाके में किया, पर सरकारें कभी ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। इनकी अपनी दुकानें, इनको तो बस हिंदू मुस्लिम ये बीमारियां हैं इनकी। तो अनु नागौरी जी, वास्तव में बहुत अच्छा कहा है आपने कि इनकी दुकानें नहीं चलेगी और कहाँ से अंधभक्तों की भीड़ मिलेगी।
ये अंधभक्तों की भीड़ जो बढ़ती जनसंख्या है, जिनमें कोई मानसिक उनका ठीक ढंग से विकास नहीं होता है, एजुकेशन पूरा मिलता नहीं, लालन पालन नहीं होती, इधर उधर गलियों में घूमते रहते हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी में जो कचरा आता है वो दिमाग में ठूंसता जाता है। अगर बच्चे लिमिटेड हो, एक बच्चा हो, तो माँ बाप उसकी केयर करेंगे, वो उनके सानिध्य में रहेगा और उसका एक यूँ नहीं है वो गलियों में घूमता रहेगा पूरे दिन भर। तो ये अंधभक्त जो होते हैं वो वही बच्चे होते हैं जिनके ज़्यादा इक्के दुक्के बच्चे हैं, वो अंधभक्त नहीं होते। उनमें टैलेंट भी विकसित होता है, कौशल भी विकसित होता है, पोषण भी अच्छा होता है, स्वास्थ्य सेवाएं भी उनको ठीक मिलती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। वास्तव में ये शिक्षा विभाग के आदमी है तो इनको पता है कि ये जो ज़्यादा जनसंख्या है वो अंधभक्ति को बढ़ावा देती है इनकी, और इनको धर्म गुरुओं को अंधभक्त चाहिए। कैलाश जी जो आजकल तो जन्म लेते ही फेसबुक पे फोटो आ जाती है गुरुजी। हाँ, बस मैं देखता हूँ, कहने को क्रांतिकारी कहते हैं और कूदने लग जाते हैं, बच्चा पैदा हो गया। मैं दादा बन गया। रूपा चौधरी, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है साहब, हम सिर्फ भारत की जनसंख्या का एक आंकड़ा मात्र है। हाँ सही बात है, हम जनसंख्या के आंकड़े हैं, बस लक्ष्य कुछ है ही नहीं इस देश का। ये देश महाशक्ति बनेगा बातें करने से थोड़ा ही बनेगा। इस देश में का विकास कैसे होना वैसा कुछ नहीं है ज़्यादा। भगवान सत्य क्या है गुरुजी, कृपया करके बताइए यार। सत्य वाली तो मैं जानता नहीं जी। जो भी बोला जाता है, संतों ने कहा, जो भी बोल दिया जाता है वो झूठ हो जाता है। तो सत्य तो बिल्कुल मूक है, बिना बोले ही होता है। तो ठीक है, जो भी कमेंट आए हैं शायद उन पे सब पे हो गई है। एक बार मैं थोड़ा सा और देख लेता हूँ। मैंने सोचा इस पे विवाद ज़्यादा हो जाएगा, विवाद तो नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब जो भी लोग देख रहे हैं करीब करीब काफ़ी लोगों का माइंड विकसित हो रहा है, चिंतन क्षमता विकसित हो रही है अच्छी, और इस वजह से विवाद नहीं कर रहे हैं। और कुछ अंधभक्तों को, जिनको जो बेचारे, उनको तो देखो गोबर भी खिला देते हैं लोग, उनको तो मैंने कईयों को ब्लॉक भी कर रखा है ज़्यादातर को। तो इसलिए वो बालक ईश्वर की देन है। ये जगराम जी आ गए, डूडी साहब। बालक ईश्वर की देन है, बीमारी भी ईश्वर की देन है। आप दवाई क्यों देते हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आपके पास आया, आपने दवाइयाँ दी मुझे। आपने ईश्वर का बहुत बड़ा ईश्वर विरोधी कार्य किया। मुझे जो दवाइयाँ जगराम जी आपने दी, उसकी वजह से मेरा जो जुकाम की प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। प्रॉब्लम तो ईश्वर ने दी और आपने ईश्वर की ऐसी तैसी कर दी बेचारे की। ईश्वर चाहता था कि मैं जुकाम और खांसी से कमज़ोर पड़ पड़ा के ख़त्म हो जाऊं, परंतु आपने ईश्वर को अंगूठा दिखा दिया कि मैं नहीं ख़त्म होने दूंगा। ये आपका काम ईश्वर विरोधी नहीं है। मेरी जुकाम बिना ईश्वर की देन के थी क्या? जुकाम भी तो ईश्वर की देन थी। बालक ईश्वर की देन है तो बालक का मरना भी ईश्वर की देन है। मृत्यु दर को हमने जितना कंट्रोल किया है, अगर इसी प्रकार जनसंख्या बढ़ गई तो आपको पता है क्या हालत हो जाएगी हमारी। ये जो बढ़ती जनसंख्या है ये पूरी मनुष्य जाति को खत्म कर देगी। ये कमेंट इधर उधर रह जाते हैं भाई। शीश राम जी मील है, ये कह रहे हैं कि अगर परिवार नियोजन हो गया तो चमचे और अंधभक्त तो पैदा होने ही बंद हो जाएंगे। बात तो सही है। अब देखो चमचे और अंधभक्त एक ही है, वैरायटी है ये तो। वो क्या है कि उनकी पूंछ हिलाते घूमते हैं, चापलूसी करने वाले लोग।
तो ये तो पैदा ही नहीं होंगे। फिर इनके बिना ये चोर नेता क्या करेंगे बेचारे। देखो इन्होंने तो नेताओं को चोर ही कह दिया सभी को। तो बात तो सही है, अगर परिवार नियोजन हो गया तो ये कई बीमारियां ख़त्म हो जाती है। भाई रूपा चौधरी कह रहे हैं कि विवाद नहीं दुख तिरक दबा दी, आराम मिला है। ठीक है, रूपा चौधरी को बड़ा आराम मिला है। और देखो ये कोई लोग कहते हैं ना कि बूढ़ी औरतें हैं या बूढ़े लोग, नहीं, बूढ़े लोगों में भी मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो परिवार नियोजन के प्रति बहुत ज़्यादा संकल्पवान थे। औरतें भी ऐसी है, कई अनपढ़ औरतें हैं और वो कहती है कि नहीं, परिवार नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने परिवार की लिमिट रखी है, बहुत मेहनत की उन लोगों ने। यदि 2 लड़की हो गई और नसबंदी कराने की सोचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं लोग, किशन सियाग बोलते हैं। नहीं, 2 लड़की या 1 लड़की पे भी अगर करवाए, वो लोगों की मानसिकता ही तो बात है। बच्चे को ये नहीं है कि हम बच्चे बंद नहीं कर सकते, मानसिकता है। जैसे अभी जगराम जी डूडी साहब ने कहा कि ये तो ईश्वर की देन है। बच्चे पैदा होना ईश्वर की देन है, परंतु बच्चे मृत्यु दर कम कर दी, इसलिए हमें इस देन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो लोग बोलते हैं किशन सियाग जो नए जवान हैं उनकी दिक्कत है कि उनके 1 लड़की है या 2 लड़की है, वो सोचते हैं तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 लड़कियों पे कोई ऐसे लोग हैं, 1 लड़की पे मेरे एक मित्र हैं, 1 लड़की हुई और उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया। 2 लड़कियों पे भी कईयों ने ऑपरेशन करवाए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बढ़ाया जाए। हम तो एक का ही पालन पोषण ढंग से कर पाएंगे, जितना होगा पूरा प्रेम, पूरा जो भी है इसके इर्द गिर्द हम पूरी मेहनत करेंगे। तो ये ऐसा है। परंतु लड़का अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं, लड़की है तो ये दिक्कत हो रही है। यह लैंगिक जो भेदभाव है इस देश का, ये बड़ी दिक्कत है। उस पर मैंने पहले भी सेशन किए थे, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो ये लड़की और लड़का वाली बीमारी, ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा और हो गया है असंतुलन, लैंगिक असंतुलन जो है वो बहुत बड़ा असंतोष पैदा कर सकता है आने वाले समय में। क्योंकि जब कंवारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बूढ़ी औरत का भी शायद अकेले में निकलना मुश्किल हो जाएगा फिर। तो ये जो हम कंवारों की तादाद बढ़ा रहे हैं और ये जो लैंगिक अनुपात हमने बदल दिया, लैंगिक अनुपात बदलने का कारण क्या है? इस देश की मानसिकता वो लैंगिक अनुपात को खराब कर रही है। जितने ज़्यादा समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी समझते हैं, जितने ज़्यादा सभ्य समाज हैं, उनमें लैंगिक असंतुलन ज़्यादा है। आदिवासियों में सबसे कम है लैंगिक असंतुलन, और जितने ज़्यादा सभ्य जो कहलाते हैं उनमें ज़्यादा है। तो इसका मतलब सभ्यता के जो मापदंड है वो स्त्री विरोधी है पूरे के पूरे। और इस वजह से लड़की पैदा हो गई और हम रोक नहीं पाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। लड़का तो 2 लड़के हो ऑपरेशन कराओ तो, या 1 लड़का पे कराओ तो कोई दिक्कत नहीं, पर लड़कियों के मामले में ये बड़ा अलग तरह का मापदंड है। और अब तो हमारे जो राजस्थान जैसे राज्य में सरकारी नौकरी वाले या पंचायत राज के चुनाव की इच्छा रखने वालों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उनके 2 लड़कियां हो जाती है, तीसरी लड़की का मतलब इंक्रीमेंट बंद। तो ये पता नहीं कितने साम दाम दंड भेद अभी तो चला रहे हैं इधर उधर। ये बड़ा मुश्किल मामला हो गया। वो क्या करेंगे? लड़कियों को मारे हैं, क्या करें? क्योंकि लड़कियों को तो समाज तो अलाउ ही नहीं करता है कि कोरी लड़कियां हैं, इसने ऑपरेशन करवा लिया। तो ये समाज की जो मानसिकता है वो बदलने के लिए हम प्रयास करें, और आप लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। और इसके संबंध में मेरे लाइव सेशन लड़कियों के संबंध में लैंगिक असंतुलन और जेंडर संवेदनशीलता पर कुछ कर रखे हैं। ज़्यादा तो मैं इस पर कर नहीं रहा हूँ अभी सार्वजनिक रूप से। कुछ लोगों ने वैसे
छोटे सेशन में कई जगह सुन रखा है मेरे को, परंतु वो सारी बातें यहाँ अभी मैं नहीं कहना चाहता। कुछ मेरी अपनी सीमाएं हैं, परंतु फिर भी कुछ ऐसे सेशन हैं उनको आप इधर उधर फैलाओगे तो उनका असर पड़ेगा और लड़कियों के प्रति एक सोच में बदलाव आएगा। स्त्री जाति के प्रति जो सोच है हमारे देश में, जो अलग तरह के मापदंड, ये जो बेटी बचाओ वाली बात कर रहे हैं ना, ये बहुत बदमाश लोग हैं, इनको बेटियां नहीं बचानी है। ये बेटी को उसी स्थिति में बचानी चाहती जिस स्थिति में अभी है, ऐसे नहीं बचेगी बेटी। समाज के सोचने का नजरिया बदलेगा, बेटे और बेटी के, लड़के और लड़की के संबंध में मापदंड बदलेंगे। एक लड़की 3 दिन कहीं रह गई और एक लड़का 3 दिन कहीं रह गया तो ये इसका बराबर माप होगा। ये नहीं है कि लड़की 5 मिनट लेट आई वहां से, 5 मिनट कहाँ रह गई, 10 मिनट कहाँ रुक गई। लड़का 10 दिन से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ गया ये भी पता नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। और ये 10 मिनट कैसे लेट हो गई, कहाँ रुकी थी, 10 मिनट कहाँ, बताओ 10 मिनट का हिसाब। ये मापदंड है, ये समाज की अलग। एक लड़की कहीं किसी के साथ में घूमने चली जाए 4 दिन के लिए, तो ये अभी हमारा समाज अलाउ नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में। ये मापदंड अलग है, लड़के के लिए नहीं है ऐसा। लड़का चाहे 10 मिनट लेट हो, घंटा लेट हो, रात को घूमो, दिन को घूमो, कभी भी घूमो, इधर जाओ, कहीं भी जाओ। लड़की तो अपने घर में हंस नहीं सकती, बोल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, कूद नहीं सकती, पूरी तरह से बांध दिया उसको, सारी इज्जत का ठेका दे दिया उसको। ये जो मापदंड जब तक नहीं बदलेंगे तब तक बचना बड़ा मुश्किल है। ये जो बेटियों के पक्ष में जो वातावरण है वो बड़ा मुश्किल है बनना। तो और तो क्या है, तो किशन जी सियाग आपकी समस्या सही है। हाँ, रूपा चौधरी कहते हैं अगर ये जेंडर संतुलन और बिगड़ गया तो परिणाम घातक होगा। परिणाम घातक होगा मतलब आप खड़े हैं और आपके साथ में कोई लड़की खड़ी है, 2 जने आगे पकड़ के ले जाएंगे आपको और मारेंगे अगर बोलोगे तो, क्योंकि दशा बहुत अंधे हो रहे हैं लोग, बिल्कुल मानसिक रूप से विकृत हो रहे हैं। ये 4-4 साल की 2-2 साल की लड़कियां इस देश में क्या हो रहा है, सारी अब कोई कहते हैं पशुता कर दी, जानवरों जैसा करते कर दिया। जानवर है, कौन से जानवर करते हैं तुम्हारे जैसे गंदे करते? कभी देखा किसी जानवर ने बिना मैच्योर किसी विपरीत लिंग को छेड़ते हुए? हमारी हालत क्या है। और ये और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। रूपा चौधरी बिल्कुल नए लड़के लग रहे हैं, पूरे काफ़ी अच्छी समझ है इनकी कि ये बिगड़ गया तो परिणाम बहुत घातक होंगे और होंगे। बहुत अच्छी सोच है। ये नए जवान अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो ये बात दूर तक जाएगी। ठीक है मित्रों, आप लोगों ने अच्छा सहयोग दिया और आप इसे और आगे से आगे बढ़ाएं। गिरधारी सिंह मेरा विकृत मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं कुछ लोग तो ऐसा करके। हाँ, विकृत मानसिकता नहीं, वो तो उनकी परेशानी है भाई। अगर आप लड़की के तो इस देश में वैसे तो देखो द्रौपदी के 5 पति थे और भी ऐसे कुछ उदाहरण मिल सकते हैं, परंतु अभी हमारे यहाँ समस्या क्या है, एक किसी की पत्नी है तो दूसरा उसको देख नहीं सकता, वो घूंघट में दबा रखी है, टच कर नहीं सकता। ऐसे नहीं है बिल्कुल, और बिल्कुल आंख से आंख है। तो इस प्रकार जब इतने भूखे होंगे, इतने दुखी होंगे, तो 2-2, 4-4 साल की बच्चों को चॉकलेट देने क्यों? उनको नींद ही नहीं आती रात हर दिन, बहुत परेशान रहते हैं। तो वो एक तरह से मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं इस वजह से, क्योंकि ये ज़रूरत है एक दूसरे की। आज अगर जितनी लड़कियां अगर बहुत ज़्यादा हो जाए और लड़के कम बढ़ जाए तो लड़कियों में भी ये मानसिक विकृति आ सकती है। तो विकृति इसका कारण है। भागीरथ जी राजपुरोहित नौका से, गुरुदेव धनी तो पशुओं के भी हो तो सही नहीं है, मेरे बींदनी के गणी होते हैं, बींदनी के धनी होते हैं। आपका वक्तव्य बहुत गुदगुदाता है। हाँ, वो धनी वाले पहले पुराने सुन रखे हैं तो। ठीक है भागीरथ जी,
भागीरथ जी ने क्या है, टीचिंग कैंप में पहले हमारे साथ रह चुके हैं कई बार। तो अब ये क्या है कि बहुत दूर चले गए, अब मैं भी कैंपों में नहीं जा पा रहा, तो अब यहाँ मिल लेते हैं ये। तो ठीक है मित्रों, आप सबने बहुत अच्छा सहयोग दिया, इस सब के लिए आभार। एक बार फिर मेरा आप सबको प्रणाम, नमस्कार, राम राम।